वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे वाई जापान इज़ अ रिच कंट्री। क्या जापान अगर आज एक अमीर कंट्री है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है। आज की इस वीडियो में जो हमारा पर्सपेक्टिव होगा वो कल्चरल पर्सपेक्टिव होगा, यानी हम कल्चर के ज़ाविये से इस बात को प्रूव करेंगे कि वाई जापान इज़ अ रिच कंट्री। तो आज सबसे पहले मैं आपको व्हाट इज़ कल्चरल पर्सपेक्टिव ये इंतहाई शॉर्ट करके बताऊंगा, क्योंकि इस पर मेरी अलग से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद द कन्फ्यूशियस आर्ग्यूमेंट ये क्या है, यानी ये वो कल्चरल पार्ट है कि जिसको हम देखेंगे कि ये कन्फ्यूशनिज़म बेसिकली क्या है। इसके बाद कन्फ्यूशियस इन जापान, जापान के अंदर इसका क्या रोल है। इसके अलावा चेंज ऑफ एजुकेशन कल्चर, ये जापान के अंदर कैसे हुआ। और कन्फ्यूशनिज़म वैल्यूज़ इन पोस्ट वार जापान, यानी वर्ल्ड वार 2 के बाद जो कन्फ्यूशनिज़म वैल्यूज़ थी, कन्फ्यूशियस वैल्यूज़ जापान के अंदर, इनको कैसे चेंज किया गया या किस तरह से इनको रखा गया। तो इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे और ओवरऑल हमारा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि कन्फ्यूशनिज़म एज अ कल्चर इसने कैसे जापान को इन्फ्लुएंस किया कि वो एक रिच कंट्री की तरफ बढ़े। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन शॉर्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कल्चर। तो कल्चर क्या है कि कल्चर इज़ शेयर्ड लर्नड एंड सिंबॉलिक सिस्टम ऑफ वैल्यूज़, आइडियाज़, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, बिलीफ्स होते हैं और प्रैक्टिसेस होते हैं, ये सारा मिलके क्या होता है, शेयर्ड होता है, लर्नड होता है और सिंबॉलिक होता है। और ओवरऑल मिलके ये क्या बनाता है, कल्चर बनाता है। इसके अलावा जो आपका रिलीजन होता है, ठीक है, ये किसी भी कल्चर का सबसे अहम पार्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कन्फ्यूशनिज़म का कंसेप्ट है, इसने किस तरह की वैल्यूज़, किस तरह के आइडियाज़, किस तरह के बिलीफ जापान के अंदर डेवलप किए कि जिसने अल्टीमेटली एज अ कल्चर जापान के रिच होने में अपना रोल अदा किया। इसके अलावा ये सब क्या करते हैं, दैट शेप्स एंड इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन एंड बिहेवियर। जारी बात है, जिस तरह की हमारी वैल्यूज़, आइडियाज़ और बिलीफ्स होंगे तो हमारी सोच, हमारे काम भी उसी तरह के होंगे। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जो कल्चर होता है शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी, कल्चर इज़ व्हाट वी कलेक्टिवली थिंक। यानी ऐसा नहीं है कि मैं अकेला कहूँ कि ये मेरा कल्चर है, आप कहें कि ये मेरा कल्चर है, यानी एक बंदा कहे कि कन्फ्यूशनिज़म मेरा कल्चर है और दूसरा कहे नहीं मेरा है। तो कल्चर हमेशा कलेक्टिव होता है, शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी होता है कि एक या दो का कल्चर नहीं, बल्कि सारे जो मेंबर ऑफ सोसाइटी होते हैं ये सारे उसको शेयर करते हैं। इसके अलावा कल्चर इज़ फ्लूइड, यानी कल्चर इज़ नॉट स्टैटिक। कल्चर हमेशा तब्दील होता है। 100 साल पहले का कल्चर और है, 500 साल पहले का और है, एक ही सोसाइटी का अगर आप मुशाहिदा करें और उसी सोसाइटी को 1000 साल पहले देखें तो उसका कल्चर डिफरेंट होगा। यानी हर नए दौर के मुताबिक जो कल्चर है वो चेंज होता रहता है एंड कंस्टेंटली रिप्रोड्यूस्ड थ्रू इंटरप्रिटेशन। यानी ज़ाहिर बात है, 100 साल पहले जो आजकल के मसाइल हैं वो 100 साल पहले नहीं थे। तो पहले कल्चर और था, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उसे री इंटरप्ट किया गया और आज कल्चर कुछ और है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो मेरी अलग से वीडियो है, आप ज़्यादा जो डिटेल है वहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में बेसिक मैंने कंसेप्ट ही देना है कि व्हाट इज़ कल्चर क्या होता है, क्योंकि इसी के पर्सपेक्टिव से हम आगे देख रहे हैं कि जापान रिच कंट्री क्यों है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द कन्फ्यूशियस आर्ग्यूमेंट, कि ये जो कन्फ्यूशनिज़म है जो कि चाइना के अंदर भी है, साउथ कोरिया के अंदर भी, ताइवान के अंदर भी, इसके अलावा जापान के अंदर भी। तो ये कन्फ्यूशनिज़म बेसिकली है क्या, ये कन्फ्यूशियस कल्चर बेसिकली क्या है। इसके अंदर जो वैल्यूज़, आइडियाज़ और बिलीफ, जैसे हमने देखा कि ये किसी भी कल्चर के अहम हिस्सा होते हैं, तो ये बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, फेथ, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड हारमोनी। अब ये वो की पॉइंट्स हैं, वो की वैल्यूज़, की आइडियाज़ और की बिलीफ्स हैं कन्फ्यूशनिज़म में, कि जिसकी वजह से जापान अमीर हुआ, रिच हुआ। इसको हम आगे भी देखेंगे। यानी रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी है, बगैर किसी सवाल के, फेथ, लॉयल्टी, नमक हलाली, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों की इज़्ज़त करना। तो इस सब ने क्या किया कि स्टेट बिज़नेस, स्टेट लेबर, स्टेट बिज़नेस लेबर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, यानी इन सारी चीज़ों ने स्टेट बिज़नेस के ताल्लुकात, स्टेट लेबर के ताल्लुकात और बिज़नेस लेबर के ताल्लुकात को इम्प्रूव किया। कैसे किया, इसको बेसिकली हम आगे देखेंगे। इसके अलावा वर्कर्स गिव अप पर्सनल गेंस, ठीक है, कन्फ्यूशनिज़म में, यानी जो कन्फ्यूशनिज़म को मानते हैं या जापान के अंदर, ये क्या करते हैं कि गिव अप पर्सनल गेंस फॉर कलेक्टिव गुड। इसके अलावा कल्चरल सेंस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड लॉयल्टी, कि जापान के अंदर जो वर्कर्स हैं, आपने शायद उनके बारे में ये भी सुना हो कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो जापानी लोग हैं। तो उनके अंदर एक ख़ास तरह की वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं कि गिव अप पर्सनल गेंस, ठीक है, फॉर कलेक्टिव गुड एंड कल्चरल सेंस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, के ख़ुद को कुर्बान करके दूसरों के लिए फ़ायदा करना, ठीक है, ये उसका एक लाजमी हिस्सा है जापान के कल्चर का। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ विल ओबे विदाउट एनी क्वेश्चन, यही बात कि जो कन्फ्यूशनिज़म का बेसिक आर्गूमेंट है कि रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी।
तो जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, या वो लोग जो कन्फ्यूशन जो बिलीफ है इसको मानते हैं, विल ओबे विदाउट एनी क्वेश्चन, वो अथॉरिटी को इस तरह से ओबे करेंगे, यानी जो बॉस ने कह दिया वही करना है। एज़ विद इन फैमिली, कि जिस तरह फैमिली के अंदर एक वालिद एक वालिदा अपने बच्चों को कहती है तो बच्चे बिल्कुल वैसा करते हैं। तो इसी तरह यानी बच्चे सवाल नहीं करते, लेकिन आजकल तो करते हैं। तो बहरहाल ये पुराने दौर की बात हो रही है। तो उस वक्त जो वर्कर्स थे वो कोई क्वेश्चन नहीं करते, जैसा बॉस ने कह दिया वैसे ही करना है। कैपेसिटी टू वर्क एज मोनोलिथिक, ये भी जापान के जो वर्कर्स थे, जापान के जो लोग थे, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी पाई जाती है कि वो इंडिविजुअली यानी इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ उनमें नहीं थी, बल्कि एक जिस्म की तरह, एक पत्थर की तरह, जिस तरह वो सारा होता है उस तरह वो काम कर सकते हैं। इसके बाद कन्फ्यूशियस एज सब्सटीट्यूट फॉर प्रोटेस्टेंट एथिक विच स्टार्टेड कैपिटलिज्म इन वेस्ट, के जिस तरह ये प्रोटेस्टेंट एथिक है इसका आप देखिए कि क्या सबसे अहम आर्ग्यूमेंट है कि हार्ड वर्क एंड सेल्फ सेक्रीफाइस ब्रिंग सल्वेशन। ठीक है, कि यानी जो क्रिश्चियंस थे प्रोटेस्टेंट एथिक के अंडर जो इसको मानते थे, वो ये नज़रिया रखते थे कि हार्ड वर्क एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, कि अगर आप सख्त काम करेंगे और ख़ुद की कुर्बानी देंगे, ब्रिंग सल्वेशन, इससे आपको निजात मिलेगी, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, यानी आपको बाद में जन्नत मिलेगी। दुनिया में जो बंदा जितना सख्त काम करेगा और जितना ज़्यादा सब्र करेगा, बाद वाली दुनिया में उसे उतना ज़्यादा आसानियाँ होंगी। तो बेसिकली इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है इस आर्ग्यूमेंट पर जो क्रिश्चियनिटी में है, कि इसको बेसिकली कैपिटलिज़म के फ़रोग़ के लिए यूज़ किया गया। जो यानी कैपिटलिज़म के बारे में आप जानते हैं कि ये एक इस्तेहसाली निज़ाम है, एक्सप्लॉयटेशन पर मुनहसर है। तो जब तक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती कैपिटलिज़म का निज़ाम आगे नहीं बढ़ता। तो जब यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर ये कैपिटलिज़म स्टार्ट हो रही थी, तो उस वक्त इसको यूज़ किया गया एज अ टूल के तौर पर, यानी रिलीजन की तरफ से एज अ कल्चर इसको लोगों तक पहुंचाया गया कि आप सख्त काम करें, ठीक है, सेल्फ सेक्रीफाइस करें, आपको बाद में जन्नत मिलेगी। लेकिन इसी चीज़ का जो सरमायादार थे, जो कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया, उनसे सख्त काम करवाया। ठीक है, और इस तरह जो एक कैपिटलिज़म का आगाज़ है यूरोप के अंदर वो हुआ। तो बेसिकली इसकी तो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कन्फ्यूशियस आर्ग्यूमेंट में, तो इसको हम कह सकते हैं एज अ सब्सटीट्यूट फॉर प्रोटेस्टेंट एथिक, कि जैसा ये कहा गया कि हार्ड वर्क एंड सेल्फ सेक्रीफाइस करो, बाद में फ़ायदा होगा। तो इसी तरह के आपने रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी करनी है, फेथ है, लॉयल्टी है, ठीक है, नमक हलाली, आपने नमक हरामी नहीं करनी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन। तो ये सारा हम इससे मिला जुला सकते हैं। इसी तरह कन्फ्यूशनिज़म में क्या आता है कि थ्रिफ्टीनेस, सेल्फ सेक्रीफाइस, एजुकेशन। थ्रिफ्टीनेस क्या कि आपने कम खर्च करना है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, फजूल खर्ची नहीं करनी। सेल्फ सेक्रीफाइस ये ऊपर बात हो चुकी है। और एजुकेशन कि अपने बच्चों को आपने तालीम दिलवानी है। तो अब आप ज़रा अपने जहन में रखिए कि जब ये सारी चीज़ें आपके कल्चर का हिस्सा हों, यानी कल्चर एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको आप रैशनलाइज नहीं करते, ये आप उसको रीज़न नहीं करते कि मैं अगर पगड़ी पहनता हूँ तो क्यों पहनता हूँ, मेरे कपड़े ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं, मेरी वेस्केट मैं पहनता हूँ तो वो क्यों है, चप्पल मेरी ऐसी क्यों है। यानी कल्चर एक कल्चर होता है, ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जब थ्रिफ्टीनेस, सेल्फ सेक्रीफाइस, एजुकेशन, फेथ, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जब ये सारी चीज़ें होंगी और आप एज अ मोनोलिथिक काम करते होंगे, तो ज़ाहिर बात है आप अपनी स्टेट के लिए, आप अपने माशरे के लिए, आप अपने मुल्क के लिए भी वैसा ही एक अच्छा काम करेंगे जो कि अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेगा आपकी कंट्री के रिच होने में। तो जापान के अंदर चूँकि कन्फ्यूशियस वैल्यूज़ थी, कन्फ्यूशियस कल्चर था, जिसने अल्टीमेटली इस बात को प्रमोट किया कि जापान तरक्की करे। अब हम इसको देखते हैं कि कन्फ्यूशियस आर्ग्यूमेंट को जापान के अंदर कैसे इस्तेमाल किया गया। तो आइए इसको आगे देखते हैं। तो कन्फ्यूशनिज्म इन जापान, तो क्या हुआ कि स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर बेस्ड ऑन अफेक्शन, कि मज़दूरों के दरमियान और जो मैनेजमेंट थी, जो बॉस था, उसके दरमियान स्पेशल रिलेशनशिप कायम किए गए। ठीक है, बेस्ड विच वाज बेस्ड ऑन अफेक्शन, जिस तरह फैमिली के अंदर होता है कि वालिदैन होते हैं और बच्चे होते हैं। तो वालिदैन अगर बच्चों को कोई काम कहे तो बच्चे वो प्यार मोहब्बत से करते हैं कि वालिद ने कहा। तो इसी तरह जापान के अंदर ये कल्चर प्रोड्यूस किया गया कि जो लेबर है और जो बॉस है उसके दरमियान बड़ा प्यार और मोहब्बत वाला एक रिलेशनशिप था। इसके अलावा बुशुद्दो ये कहते हैं वैरियर को द वे ऑफ वैरियर, यानी जिस तरह फ़ौजी होते हैं, जिस तरह जो जंगजू होता है, तो द वे ऑफ वैरियर टू गेट इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, जो वर्कर्स होते थे उनको बुशुद्दू कहा जाता। ठीक है, यानी उनके अंदर वो जोश व जज्बा बढ़ाया जाता, उनको वैरियर कह के। ठीक है, तो इस बात को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा वर्क फॉर फैक्ट्री एज अ वर्क फॉर नेशन एंड एम्पेरियर, तो चूँकि उस वक्त मोनार्की थी जापान के अंदर, ये वर्ल्ड वार 2 से पहले की बात हो रही है। वर्ल्ड वार 2 से पहले जापान में मोनार्की थी, वर्ल्ड वार 2 के बाद डेमोक्रेसी आई।
तो जापान के कल्चर में इस बात को रखा गया कि अगर आप फैक्ट्री के लिए काम करेंगे, जो कि ज़ाहिर बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, तो आप अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं और आप अपनी एम्पेरियर यानी आप अपने आका जो हाकिम वक्त है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जब ये कल्चरल सेंस लोगों में आती है तो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा काम करते हैं। दिस हाईली इम्प्रूव्ड कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, तो ज़ाहिर बात है कि एक मज़दूर के दरमियान और एक मालिक के दरमियान, ठेकेदार के दरमियान अगर प्यार मोहब्बत का रिश्ता होगा तो ज़ाहिर बात है मज़दूर ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छा काम करेगा। फिर आप उसे द वे ऑफ वैरियर से कह रहे हैं कि एक सिपाही के तौर पर आप उसे पेश कर रहे हैं। फिर आपने कल्चर का हिस्सा बना दिया कि जो फैक्ट्री के लिए काम करेगा वो कौम के लिए काम कर रहा है। और तो ज़ाहिर बात है इन सारी चीज़ों ने जो ओवरऑल प्रोडक्शन थी, जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, उसने बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जापान में, जो कि अल्टीमेटली उसके रिच होने का बायस बना। इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे अहम हिस्सा कि चेंज ऑफ एजुकेशन कल्चर, कि जापान के अंदर जो एजुकेशन कल्चर था उसको चेंज किया गया, कि जिससे एजुकेशन कल्चर ने इस बात को प्रमोट किया कि जापान तरक्की करे। इसमें क्या था कि 1890 में ही, यानी अहम चीज़ देखिए कि 1890 वो दौर है कि जब इंडिया कॉलोनी था, यानी वो ग़ुलाम था। लेकिन 1890 में जापान के अंदर तालीम के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से रिफॉर्म्स आ रही हैं कि वो अपना कल्चर चेंज कर रहे हैं। तो कैसी ये एक अजीब सी बात है। तो चिल्ड्रन रिक्वायर्ड टू लर्न एंड रिसाइट कन्फ्यूशियस आइडियल्स, कि जो पीछे सारा हमने पढ़ा, जिनमें ख़ास तौर पर रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी और लॉयल्टी आता है और कलेक्टिव एक्शन आता है, मोनोलिथिक यूनिट के तौर पर काम करना आता है। तो बच्चे क्या, जिस तरह हम स्कूलों में सुबह तराना पढ़ते हैं, कौमी तराना, तो जो बच्चे जापान के अंदर थे रिक्वायर्ड टू लर्न एंड रिसाइट कन्फ्यूशियस आइडियल्स, तो छोटे बच्चे रोज़ाना जाके यही पढ़ते थे, जिसमें क्या लॉयल्टी आता है, फाइलियल पिटी आता है, ठीक है। कन्फ्यूशियस आर्ग्यूमेंट में ये सबसे अहम हिस्सा है कि जिसमें आपने अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है। इसके अलावा हारमोनी एंड कॉमन गुड, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट मैंने लिखा है कि इजी टू चेंज कल्चर ऑफ चिल्ड्रन, कि आप बच्चों का तो जहन बदल सकते हैं, बड़ों का जहन नहीं बदल सकते। तो इसी वजह से जापान ने जो कल्चर था, एजुकेशन का कल्चर, उसको चेंज किया कि बच्चों के जहनों में ये बात डाल दी जाए कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करें, ठीक है, बड़ों का हुक्म माने। यानी कल को वो कहीं भी नौकरी करने जाते हैं तो जो बॉस कहेगा वही काम वो करेंगे, जो अथॉरिटी कहेगी उसकी वो रिस्पेक्ट करेंगे। यानी जब छोटे बच्चों का ही इस तरह जहन बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब वो बड़े होंगे तो वो यही सारा काम करेंगे। इसके अलावा 1908 मॉरल ड्यूटी ऑफ सब्जेक्ट्स टू परफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इम्पेरियर, कि यह मॉरल ड्यूटी बना दी गई। अब यह पॉइंट बड़ा अहम है कि मॉरल ड्यूटी, इखलाकी ड्यूटी ये थी कि वो परफॉर्म करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो बंदा जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप करेगा, इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करेगा, वो उतना ज़्यादा इखलाकी लिहाज से अच्छा गर्दाना जाएगा। कि अगर मैं ज़्यादा अमीर हूँ, मैं ज़्यादा बिज़नेस कर रहा हूँ, ज़्यादा कारोबार कर रहा हूँ, तो इखलाकी लिहाज से मेरी एक अच्छी रिस्पेक्ट होगी कि ये एक बड़ा अच्छा बंदा है। और अगर मैं कम करूँगा तो कम होगी। और क्या इसको किसके बराबर करार दिया गया? ऑन बिहाफ ऑफ इम्पेरियर। तो इसके साथ जो इम्पेरियर था, बादशाह था, उसका नाम जोड़ दिया गया कि आप ज़्यादा इकोनॉमिकली काम करें तो ये बेसिकली आप बादशाह की तरफ से काम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है बच्चों का ये जहन बना दिया गया। इसके अलावा इनकरेज सेक्रीफाइस का जज्बा पैदा किया गया कि कल को अगर कोई मज़दूर काम कर रहा है, कल को जो बच्चे हैं बड़े होकर नौकरी कर रहे हैं, तो काम करते जाना, सेक्रीफाइस आपने कुर्बानी दे देनी है, लेकिन कलेक्टिव गुड जो है उसको कायम रखना है। टुवर्ड नेशनल गोल्स, ओबीडियंस टू सुपीरियर्स, ठीक है, ये बात हो चुकी है। इसके अलावा जापान वर्कर्स फेमस फॉर, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जापान के वर्कर्स इस बात के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि वो कम वेजेस के लिए कम पैसे लेके बड़े लंबे अरसे तक ज़्यादा यानी घंटे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर पोस्ट वार व्हेन दीज चिल्ड्रन बिकम यंग डबल एज स्वॉर्ड, कि पोस्ट वार से मुराद जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई तो उसके बाद जापान के अंदर डेमोक्रेसी भी आ गई। तो एक तरफ तो जो नए लीडर्स आ रहे थे जापान के अंदर, उनके सेल्फ़ इंटरेस्ट में ये था कि वो कौम के लिए काम करें, क्योंकि काम करेंगे तो आगे री इलेक्शन होने हैं तो दोबारा वो इलेक्ट होंगे, ठीक है। तो एक तो उन्होंने क्या किया कि कौम के लिए काम करना शुरू किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना शुरू की। और ये बच्चे, ठीक है, जिनकी जिस तरह ये 1890 1908 में ये बच्चे थे तो उनकी नशोनुमा हो रही थी इस तरह से। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद ये भी बड़े हो चुके थे और ये सारी की सारी चीज़ें उनमें डेवलप हो चुकी थी कि रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम जो है वो मॉरल ड्यूटी के तौर पर है। तो ज़ाहिर बात है एक तरफ पॉलिटिशियन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लगे हुए थे, एक तरफ ये बच्चे बड़े हो गए और इनका माइंड ही इस तरह बचपन से बनाया गया कि ये इकोनॉमिकली
जो डेवलपमेंट का काम है, इकोनॉमिकली प्रोडक्शन का काम है, इसको करें। तो ये डबल एज स्वॉर्ड साबित हुई, ठीक है। हर लिहाज से जो जापान था, जापानी लोग थे, जापानी मज़दूर थे, जापानी पॉलिटिशियंस थे, वो हर लिहाज से जो इकोनॉमिकली फ़ायदे का काम है वो जापान के लिए कर रहे थे। तो इस तरह बेसिकली जापान ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की और हर लिहाज से उसने यानी तरक्की की। तो ये बात जापान की तरक्की के लिए, उसकी रिचनेस के लिए एक अहम वजह बनी। इसके बाद एक अहम पॉइंट कि कन्फ्यूशनिज़म वैल्यूज़ इन पोस्ट वार जापान, यानी वर्ल्ड वार 2 के बाद कन्फ्यूशनिज़म की वैल्यूज़ कैसी थी। तो कल्चर ऑफ मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी वाज डेवलप्ड, ठीक है। यानी वर्ल्ड वार 2 के बाद जब डेमोक्रेसी आई तो जापान के अंदर जो मेरिट का कल्चर था उसको डेवलप किया गया। एंट्रांस एग्ज़ाम वर इंट्रोड्यूस्ड। ये कहा जाता है कि जापान उन कंट्रीज़ में से, यानी उन कंट्रीज़ में से है जिन्होंने पहली दफ़ा अपने कंट्री के अंदर एंट्रांस एग्ज़ाम वो शुरू की है। जिस तरह पाकिस्तान में ई कैट का, एम कैट के एग्ज़ाम होते हैं, तो इस तरह जापान ने ये तभी सही 1945 के बाद से शुरू कर दिए। दिस प्रोड्यूस्ड इंटेंस कंपटीशन। ज़ाहिर बात इनसे कंपटीशन आता है, जिससे क्या होता है कि जो यानी बहुत काबिल लोग होते हैं वही हमेशा ऊपर आते हैं। और इस कंपटीशन की वजह से लोगों के अंदर ये एक एहसास पैदा हुआ कि एवरीबॉडी हैड अपॉर्चुनिटी टू रीच टॉप, कि जब मेरिट का निज़ाम होता है तो फिर इसमें यह नहीं होता कि कोई बंदा ऊपर तक नहीं आ सकता। मेरिट के निज़ाम में आप कम्पीट करें, कंपटीशन करें, आप क्वालिफ़िकेशन हासिल करें और आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो क्या कहते हैं प्रमोशन होते होते आप टॉप तक जा सकते हैं। तो ये जब आपके कल्चर का हिस्सा बन जाता है तो फिर ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ साबित होती है। जापान पोस्ट वार एम्प्लॉयमेंट सिस्टम लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान के अंदर जो बंदा नौकरी करने जाता उससे इस बात की गारंटी दी जाती कि वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट होगी। कि एक दफ़ा कोई बंदा किसी फैक्ट्री में गया है या किसी भी सरकारी इदारे या कहीं भी गया है तो उसकी परमानेंट पूरी लाइफ के लिए उसको गारंटी दी जाती है कि वो काम करे या काम ना करे, वो पक्का पक्का सिलेक्ट हो चुका है। तो इससे बेसिकली क्या हुआ कि दिस मेड कॉरपोरेशंस मॉरल इन द आइज़ ऑफ कॉमन सिटीजन्स, के एक आम बंदा जब किसी फैक्ट्री में जाता था काम लेने के लिए तो उसे ये कहा जाता कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए परमानेंट हमारे पास हैं। तो सारी बात उसने तो यही कहना है कि बड़ी अच्छी ये कंपनी है, बड़ा अच्छा ये यानी कि दे रही हैं। तो इससे क्या होता था कि लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड लॉयल्टी, कि अगर मैं किसी फैक्ट्री में गया हूँ और उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि आपने सारी ज़िंदगी अब हमारे पास फिक्स है, हमारी तरफ से आपको नहीं निकाला जाएगा, आप जाएँ तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो सारी बात है मेरे अंदर भी एक मॉरल ड्यूटी आती है कि फिर मैं भी उसके लिए काम करूँ, और फिर उस फैक्ट्री के लिए काम करना बेसिकली वो मेरे अपने लिए काम करना हो जाता है। कि मैं एक फैक्ट्री में गया हूँ, दूसरा बंदा दूसरे में गया, तीसरा तीसरे में गया, तीनों बंदे तीनों अलग अलग फैक्ट्रीज़ में हैं और फिर पूरी लाइफ के लिए वो हैं। तो सारी बात है फिर वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, अपनी फैक्ट्री के लिए ऐसे ही काम करते हैं जैसे वो अपने घर के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने उसी फैक्ट्री के लिए ही काम करना होता है। तो इससे ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो ये था एक ओवरऑल वाई जापान इज़ अ रिच कंट्री, और कल्चरल पर्सपेक्टिव से हमने ये देखा कि बेसिकली कन्फ्यूशियस वैल्यूज़ ये क्या हैं और जापान के अंदर इनको कैसे यूटिलाइज़ किया गया और कैसे जो एजुकेशन का कल्चर था जापान के अंदर इसको चेंज किया गया। बेसिकली मैं आपको ये इंतहाई शॉर्ट करके बता रहा हूँ, उसके बावजूद वीडियोस की जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो मैं तो इन पे घंटा 2-2 घंटे भी बोल लूँ, ठीक है, ज़्यादा डिटेल से तफसील से अगर आप जानना चाहें। तो बहरहाल वक्त की नज़ाकत को भी देखना होता है, फिर भी मेरी वीडियोस लंबी है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो वो यानी आपका ही बेसिकली फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगी होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।